this video students, in this video we are going to solve exercise number 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने से पहले हम दो टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड सेकंड टॉपिक होगा फुल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल इस वीडियो के अंदर हम दो थियरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट थियरी आएगी और यहाँ पे सेकंड थियरी आएगी, जो दोनों थियरीज आपको नोटबुक के अंदर ऐड करनी है और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 है वो नोटबुक के अंदर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थियरी वन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके वैल्यू की रेंज क्या होती है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक रेंज क्या होती है। ठीक है, तो रेंज को समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल होगा कि सपोज कि आप कोई डाइस को थ्रो करते हो। ठीक है, तो डाइस को थ्रो करोगे तो उसका जो आउटपुट है वो क्या मिल सकता है, तो वो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या तो 6। इस तरीके से हमें आउटपुट मिल सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी डाइस को थ्रो करते हो तो कभी 3 भी आता है, कभी 5 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 6 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऑलवेज नंबर इन नंबर के बीच में ही होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा होगा कि आपने डाइस थ्रो किया और 7 आ गया, नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही डाइस थ्रो करोगे तो कभी 9 नहीं आ सकता, कभी 11 नहीं आ सकता। उसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर्स नहीं आ सकते। कौन से नंबर्स आ सकते, इतने ही नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से भले ही कोई भी नंबर आए, लेकिन आएगा तो इसके अंदर से ही। तो इस नंबर्स को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, कि डाइस थ्रो करेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा उसकी रेंज ऑलवेज 1 से लेके 6 के बीच के होल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, डाइस के आउटपुट के बारे में बात करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 to 6 होल नंबर्स। ठीक है, 1 से लेके 6 के होल नंबर्स इंक्लूडिंग 1 and 6। तो ये होती है एक रेंज कि कितने कितने आंसर्स हमें मिल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम सेकंड एग्जांपल ले तो अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है, ठीक है, तो एग्जाम का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, तो रिजल्ट की भी एक रेंज फिक्स होती है। वो रेंज कौन सी होती है, तो कोई स्टूडेंट है वो 0% से लेके 100% तक स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो रिजल्ट की रेंज हो गई 0% से लेके 100%। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दे, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि उसके 120% आ जाए। ठीक है, 120% कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, वैसे ही 200% भी कभी नहीं आ सकते। ऑलवेज परसेंटेज कैसे होते हैं, 0 से लेके 100 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 and 100। अगर कुछ भी स्कोर नहीं करता है, स्कोर 0 करता है, तो उसके परसेंटेज कितने हो जाते हैं, 0। और कुछ स्कोर करता है तो वो परसेंटेज 0 और 100 के बीच में रहेगा, और सारे मार्क्स ला देता है तो उसका परसेंटेज जो है वो 100% बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो परसेंटेज रिजल्ट होता है ऑलवेज 0% से लेकर 100% के बीच में आता है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट की रेंज होती है कि रिजल्ट ऑलवेज 0 से लेकर 100 के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेंज क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही जो हमारे इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं उसकी भी डिफरेंट वैल्यूज होती है, लेकिन उस वैल्यू की रेंज क्या होती है वो हम फर्स्ट थियरी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर में याद रखोगे तो आपको फॉर्मूला भी इजीली याद रह जाएगा। जैसे सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा और फिर टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर में आपको लाइन में इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रख लेने, साइन कोस टेन। तो उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे, तो फॉर्मूला में ऑपोजिट एडजेसेंट और दोनों इस तरीके से याद रखना है, ऑपोजिट एडजेसेंट और दोनों मतलब आपको लिख देना है ऑपोजिट एडजेसेंट, इस तरीके से लिख देना है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और यहाँ पे अगर नीचे कुछ नहीं आ रहा है तो वहां पे आपको हाइपोटेन्यूस ऐड कर देना है, तो आपको फॉर्मूला भी इस तरीके से इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ऑर्डर में इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रख लो, साइन कोस टेन, ऑपोजिट एडजेसेंट दोनों। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूलाज है वो इजीली याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, फिर कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका उल्टा कर देना है, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट, इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, और इसका उल्टा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूलाज वो इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ये चीजें डिस्कस करेंगे तब साइन को और कोस को साथ में रखेंगे। ठीक है, दोनों थियरीज के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है कि रेंज ऑफ वैल्यूज
या तो फिर फुल फॉर्म वाली जब थियरी आती है उसके अंदर साइन और कोस साथ में रखने हैं। साथ में क्यों रखना है? क्योंकि दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम जैसी है, तो सेम जैसी है तो उन दोनों को साथ में याद रखेंगे तो याद रखने में आपको ईजी होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे साइन और कोस को साथ में रखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे अगर कोस थीटा का फॉर्मूला लिखे तो कोस थीटा का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, तो अगर इसकी वैल्यू के बारे में हम बात करें, यहाँ पे आपको साइन थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हाइपोटेनियस क्या होता है आपको पता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में आती है, मतलब कि ये वाली साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कैसा होता है? ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अगर बड़ी वाली साइड है तो वो नीचे है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी साइन थीटा के हम वैल्यू लिखेंगे तो उसके नीचे ऑलवेज लार्जर नंबर आना चाहिए। ठीक है, नीचे हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है तो नीचे कैसा नंबर आएगा? बड़ा नंबर आएगा। और ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस से छोटी होती है। ठीक है, तो ऊपर कैसा नंबर आना चाहिए? स्मॉलर नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी साइन थीटा की कोई भी वैल्यू हो उसके अंदर अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दी है तो आपको याद रखना है कि नीचे वाला नंबर उसका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा है कि 3/5 साइन थीटा की वैल्यू बन सकती है, तो आपको नीचे वाला नंबर से चेक करना है, नीचे वाला नंबर बड़ा है तो यस लिख देना, ये साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिर 4/5 तो इसमें भी नीचे वाला नंबर बड़ा है तो ये भी साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है। फिर 9/4 तो इसमें नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा नहीं है, नीचे वाला नंबर कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू नहीं बन सकती, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू में ऑलवेज नीचे वाला नंबर है वो बड़ा आता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे हाइपोटेनियस है, ऑब्वियसली हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो इसके अंदर नीचे वाला नंबर है वो बड़ा आना चाहिए। ठीक है, सेम कोस थीटा के अंदर भी अप्लाई होता है, क्योंकि कोस थीटा के अंदर भी क्या है? नीचे कैसा नंबर है? हाइपोटेनियस। नीचे हाइपोटेनियस है मतलब नीचे बड़ा नंबर आना चाहिए। और एडजेसेंट साइड, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑपोजिट साइड छोटी थी वैसे यहाँ पे एडजेसेंट साइड है वो छोटी रहेगी हाइपोटेनियस से। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ी साइड होती है ऑलवेज, तो यहाँ पे भी नीचे लार्जर नंबर आएगा और ऊपर स्मॉलर नंबर आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसमें भी अप्लाई होगा कि 3/5 cos थीटा की वैल्यू हो सकती है, तो यस हो सकती है क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है। 4/5 यस क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है। 9/4 नो क्योंकि नीचे वाला नंबर यहाँ पे छोटा है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप इतनी चीजें याद रख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि अगर यहाँ पे देखो साइन थीटा में भी नीचे बड़ा नंबर है, कोस थीटा में भी नीचे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जब भी नीचे बड़ा नंबर आता है, जैसे 9/11 हो गया, ठीक है, फिर 7/9 हो गया, इस तरीके से जब नीचे बड़ा नंबर आता है तब आपको एक चीज याद रखनी है कि वो नंबर ऑलवेज 1 से छोटा हो जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर के अंदर ट्राई कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, ऊपर कोई भी नंबर ले लो, नीचे उससे बड़ा नंबर रखो, और जब भी आप इस तरीके के नंबर्स का डिवीजन करोगे तब आपका जो आंसर होगा ऑलवेज 0 पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, 0 पॉइंट में मिलेगा मतलब वो नंबर 0 से थोड़ा बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक है, तो आपको आंसर ऑलवेज कैसा मिलेगा? 1 से छोटा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी नंबर के अंदर नीचे बड़ा नंबर आता है तो वो जो पूरा नंबर है वो 1 से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा में तो वैसा ही होता है कि नीचे वाला नंबर है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो ये दोनों वैल्यूज कैसी हो जाएगी? 1 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है ऑलवेज कैसी हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। लेस देन 1 मतलब ऑलवेज उसकी वैल्यू 0 पॉइंट में होगी। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 0.43 साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है, यस। कोस थीटा की वैल्यू हो सकती है, यस, क्योंकि 0 पॉइंट में, और 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 0.9999 क्या ये साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है, तो यस लिख देना है, क्योंकि ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है मतलब 1 से छोटा नंबर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 4.3210 क्या ये साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है, तो क्या लिखना है? नो लिखना है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 पॉइंट से। 4 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो 1 से बड़ा नंबर हो गया, तो वो साइन थीटा और कोस थीटा की रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा की रेंज में कैसे नंबर्स आएंगे? जो 1 से छोटे हो।
ठीक है। पॉइंट में अगर दिए तो कैसे कंसीडर करना है, 1 से छोटे होने चाहिए, और अगर आपको फ्रैक्शन के अंदर दिया है तो नीचे वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन में भी दिए जाते हैं या फिर पॉइंट में भी पूछे जाते हैं। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। वैसे ही हम दूसरी पेयर को डिस्कस करें, सबसे पहले साइन और कोस को साथ रखना है, सेकंड इन दोनों के रेसिप्रोकल्स को साथ में रखना है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा और कोस का रेसिप्रोकल कौन सा है, सेक थीटा, ठीक है। इन दोनों को साथ में रखना है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों थियरीज में इन दोनों साइन कोस को साथ में रखना है, और कोसेक सेक को साथ में रखेंगे, और बचा कौन, टेन कोट, तो उन दोनों को हम दोनों थियरीज के अंदर साथ में रखेंगे, ठीक है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाएगी एडजेसेंट साइड। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देना, यहाँ पे ऑपोजिट साइड और यहाँ पे एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हाइपोटेनियस नीचे था, मतलब कि नीचे बड़ा नंबर आ रहा था, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो गया कि हाइपोटेनियस ऊपर चला गया है, ठीक है, हाइपोटेनियस ऊपर है, ऑपोजिट साइड नीचे, और इसके अंदर देखे तो हाइपोटेनियस ऊपर है और एडजेसेंट साइड नीचे है, तो हाइपोटेनियस ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे लार्जर नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और स्मॉलर नंबर है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। लार्जर नंबर ऊपर और स्मॉलर नंबर नीचे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछे कि क्या 3/5 कोसेक थीटा की वैल्यू हो सकती है, तो आपको क्या लिख देना है, नहीं हो सकती, क्योंकि कोसेक थीटा और सेक थीटा के अंदर ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है, जबकि 3/5 में ऊपर बड़ा नंबर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज आप याद रख लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसी के जैसे अगर डेसिमल्स में पूछते हैं या फिर नंबर्स में पूछते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं पूछा है बल्कि इंटीजर्स में आपको पूछा है या फिर डेसिमल्स में पूछा है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर ऊपर लार्जर नंबर होता है, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर ऊपर लार्जर नंबर है, जैसे 13/11, तो 13/11 में क्या हो रहा है, ऊपर लार्जर नंबर ही है, ठीक है। तो इस तरीके का डिवीजन आप कैलकुलेटर में ट्राई करते हो तो उसका आंसर जो है ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 1 से बड़ा मतलब 1 पॉइंट भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरीके का आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने ऊपर ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया है, जैसे 26, और नीचे छोटा नंबर लिया है एकदम 3, तो उसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, 8+ आ जाएगा, 8 पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि उसकी जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड सेक थीटा is always greater than 1, ठीक है। साइन और कोस के लिए क्या था कि ऑलवेज इस तरीके से अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो साइन कोस के लिए क्या था, ऑलवेज 1 से छोटी वैल्यूज आती थी, ठीक है। जबकि कोसेक और सेक के लिए क्या हो रहा है कि ऑलवेज 1 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो उसकी वैल्यूज भी ऑब्वियसली एक दूसरे से उल्टी होगी, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यूज होगी उसकी उल्टी इसकी वैल्यूज होगी, मतलब अगर इसकी वैल्यूज 1 से छोटी है तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड अब देखते हैं लास्ट पेयर, टेन थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख देना, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और इसका फॉर्मूला आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। अब देखो यहाँ पे आपको रिलेशन डिस्कस करना है, ठीक है, समझना है कि अगर कोई इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है, ठीक है, तो इसके अंदर ना हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, ये फिक्स है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, वो फिक्स है। अब नेक्स्ट बची ये दोनों साइड। अब इन दोनों साइड के अंदर ना कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कभी अगर ट्रायंगल इस तरीके से आपको दिया है तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिया है तो ये वाली साइड भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के अंदर फिक्स नहीं होता है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। तो यहाँ पे हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि ऊपर वाली साइड बड़ी होगी छोटी होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली साइड बड़ी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाली साइड बड़ी हो, ठीक है। तो इसके अंदर ना आपको ये चीज याद रखनी है कि उसके अंदर कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर के अंदर लिखेंगे कि टेन थीटा कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है, कि टेन थीटा कोई भी, टेन थीटा और कोट थीटा, सॉरी यहाँ पे दोनों चीजें लिखनी है,
टेन थीटा एंड कोट थीटा कैन टेक एनी वैल्यू, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा और कोट थीटा उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या टेन थीटा की वैल्यू 3/5 हो सकती है, तो क्या लिख देना है, यस हो सकती है, उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। क्या उसकी वैल्यू 7/9 हो सकती है, तो यस लिख देना है। ठीक है, उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटी होती है, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ी होती है, और टेन थीटा और कोट थीटा कोई भी वैल्यू ले सकती है, कोई भी वैल्यू उसकी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी थियरी 1 कंप्लीट होती है, उसको आपको नोटबुक के अंदर अच्छे से ऐड कर देनी है। अब हम देखते हैं थियरी 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब तक हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़े, साइन कोस एंड टेन, ठीक है, इस तरीके से लाइन में याद रखना है, साइन कोस टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट। तो ये जो नेम है वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब उसके फुल फॉर्म क्या होंगे वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो थियरी 2 के अंदर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है साइन और कोस। ठीक है, इसके अंदर भी आपको याद रखना है, जैसे हमने इसके अंदर किया था साइन और कोस को साथ में रखा था, वैसे ही फुल फॉर्म में भी हम साइन और कोस को साथ में रखेंगे। फिर यहाँ पे कोसेक और सेक को साथ में रखा था, वैसे ही फुल फॉर्म में भी हम उन दोनों को साथ में रखेंगे। टेन और कोट को भी हम यहाँ पे साथ में रखेंगे। अब साइन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो उसके साइन के पीछे सिर्फ आपको ई लगा देना है। ठीक है, साइन इतना तो था ही, उसके पीछे ई लगा देंगे तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, थीटा एंगल का साइन है, उसको हम इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इतनी चीज याद रखनी है कि साइन का फुल फॉर्म साइन SINE होता है। ठीक है, वैसे ही कोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। ठीक है, कोसाइन, इस तरीके से इतना नाम याद रखना है, कोसाइन, साइन और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी कि कोस का जो फुल फॉर्म है वो कोसाइन है, लेकिन कोस थीटा को अगर आप फुल फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो उसको ऐसे पढ़ सकते हो, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों साथ में रहेंगे, साइन कोसाइन, वैसे ही इन दोनों को साथ में रखेंगे, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला फुल फॉर्म होगा सिकेंट ऑफ थीटा, और इसका हो जाएगा कोसिकेंट। ठीक है, सिर्फ को लगा देना है तो उसका जो है फुल फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन कोसाइन सिकेंट कोसिकेंट, इस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे टेन थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है, टेन थीटा का जो फुल फॉर्म है वो होगा टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तो इसका हो जाएगा को टेंजेंट। ठीक है, सिर्फ आगे को लगा देना है तो आपका दूसरा नाम है ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे साइन तो कोसाइन, सिकेंट तो कोसिकेंट, टेंजेंट तो को टेंजेंट। तो इस तरीके से ये थियरी 2 आपको नोटबुक के अंदर अच्छे से ऐड कर देनी है, और सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रख लेने। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम एब्रीवेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन का एब्रीवेशन क्या होगा, तो साइन, या फिर फुल फॉर्म क्या होगा, तो साइन, सिर्फ ई लगा देना है पीछे, और एब्रीवेशन के अंदर ई आपको निकाल देना है। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, अब ये दोनों थियरीज डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, और आगे दिया है जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आप जो भी आंसर देते हो वो ट्रू या तो फिर फॉल्स, उसको आपको जस्टिफाई करना है, मतलब कि उसके लिए आपको एक रीजन लिखना होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1। मतलब क्या पूछा है आपको कि 10a की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1, मतलब हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था, टेन थीटा कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब कि 10 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज लेस देन 1 हो, कभी कभी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, और आपको जस्टिफाई करना है तो रीजन लिख देंगे बिकॉज। रीजन आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, उसका फॉर्मूला लिख देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, साइन कोस टेन, टेन मतलब थर्ड प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पे दोनों चीजें, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इसका फॉर्मूला है, जिसमें से देयर इज नो रिलेशन बिटवीन
there is no relation between opposite and adjacent side, hence 10a can take any value। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना है कि जो 10a की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1 होगी, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर है वो खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है sec a इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, sec a 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। ठीक है, कि अगर कोई एंगल ए है उसके लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि sec a का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, जिसमें हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है तो ऊपर लार्जर नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे आपको ऊपर लार्जर नंबर दिया है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कि उसकी ये वैल्यू हो सकती है क्योंकि वहां पे ऊपर लार्जर नंबर है। लेकिन आप रीजन क्या लिखोगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे sec a इज इक्वल टू, sec a का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडजेसेंट, हैंस sec a is equal to 12/5 is possible। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आंसर लिख देना है कि sec a का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर ऊपर हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे एडजेसेंट होता है, और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो एडजेसेंट से बड़ा होता है। ठीक है, एडजेसेंट से बड़ा होता है तो ऊपर बड़ा नंबर आ सकता है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। cos a इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, तो cos a इसका एब्रीवेशन है वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि कोस जो है वो किसका एब्रीवेशन है, कोसाइन का एब्रीवेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोसिकेंट दिया है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का एब्रीवेशन यहाँ पे कोसेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, कोस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे और आंसर के अंदर लिख देंगे कोस ए इज अ एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन है। ठीक है, कोसाइन ए का एब्रीवेशन है वो, कोसिकेंट ए का एब्रीवेशन नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर और रीजन लिख देना है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ठीक है, मतलब आपको यहाँ ऐसा बोला है कि जो कोट ए होता है उसके अंदर कोट और ए का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स बिकॉज कोट ए इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि कोट ए मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर दो चीजें होगी, कोट और ए, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोट ए बन जाएगा। ठीक है, कोट का मतलब क्या होता है कि कोट एक रेशियो है। ठीक है, कोट एक रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड का रेशियो है वो। ठीक है, कोई मतलब सिर्फ आप कोट लिखोगे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रायंगल आपको ABC दिया हुआ है, ठीक है, इसका कोट फाइंड करो, तो आप कोट फाइंड कर ही नहीं पाओगे। आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे हमें कोट फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड हो जाएगा। लेकिन वो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट करने के लिए आपको अगर एडजेसेंट फाइंड करना होगा और ऑपोजिट साइड फाइंड करनी होगी, एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड आपको फाइंड करने के लिए आपको एंगल चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता तो होना चाहिए कि एंगल ए की ऑपोजिट साइड लेनी है या तो फिर एंगल सी की ऑपोजिट साइड लेनी है। ठीक है, तो सिर्फ कोट का यहाँ पे कुछ मीनिंग ही नहीं होता है, कोट के साथ यहाँ पे ऑलवेज कुछ एंगल होना चाहिए, और वो एंगल यहाँ पे जुड़ा होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकते कि कोट और ए का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, पूरा एक फंक्शन ही है, पूरा एक फंक्शन है जो इस तरीके से पढ़ा जाता है कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। सिर्फ कोट लिखेंगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल चीज याद रख लेनी है कि कोट ये या फिर साइन ए भी आपको दिया है तो वो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, पूरा एक फंक्शन है, पूरा एक नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन थीटा 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि साइन थीटा के अंदर फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो नीचे हाइपोटेनियस है तो नीचे बड़ा नंबर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नीचे आपको छोटा नंबर दिया है। ठीक है, तो नीचे छोटा नंबर नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स,
और रीजन इसी तरीके से हम ऐड कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ग्रेटर देन ऑपोजिट साइड, एंड साइन थीटा कैन नॉट बी 4/3, जो भी आपको वैल्यू थी है 4/3, इस तरीके से आपको रीजन यहाँ पे ऐड कर देना है, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस ग्रेटर देन ऑपोजिट साइड, हेंस साइन थीटा कैन नॉट बी 4/3, इतना यहाँ पे आपको रीजन ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी, जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।